क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है और आपका जो ICAI का स्टडी मटेरियल है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके सामने है। तो मैं यहीं से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी से डबल ट्रिपल स्टार बना लेना। आर बना दे रहा हूँ, रिवाइज करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा एक बार, है ना। क्या है भाई, कॉनकॉर्डी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट यूजिंग 2 टाइप ऑफ मटेरियल एंड 1 ग्रेड ऑफ लेबर। तो भाई हम 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें 2 टाइप के मटेरियल लगते हैं और 1 टाइप का लेबर लगता है। नीचे उसका डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, देखो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, बजटेड सेल्स। प्रोडक्ट ए 2400 यूनिट्स बेचने का प्लान है, प्रोडक्ट बी में 3600 यूनिट्स बेचने का प्लान है। बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट। तो भाई ए को बनाने में एक तो मटेरियल एक्स लगेगा, वो लगेगा कितना 5 kg, और मटेरियल वाई लगेगा कितना 4 kg। ठीक बात है। और ऐसी प्रोडक्ट बी के केस में मटेरियल एक्स 3 kg और मटेरियल वाई 6 kg। ठीक है। अब क्या आया, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स अलाउ किए गए हैं। तो भाई एक यूनिट को बनाने में ए को बनाओगे तो 3 घंटे में एक ए बनाना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो भाई एक प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा 5 आवर्स में, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। आगे लिखा है मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई कॉस्ट ₹4 एंड 6 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, मटेरियल एक्स जो है वो 4 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें मिलेगा, और वाई जो है वो 6 पर केजी के हिसाब से हमें मिलेगा। लेबर्स का क्या रेट है भाई, 25 पर आवर के हिसाब से हमें पे करना होगा। ओवर टाइम प्रीमियम, ओहो, ओवर टाइम प्रीमियम इज 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओवर टाइम करवाओगे तो जितना भी आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करवाओगे उसकी बात करें अपन, तो वो कितना लिखा है उन्होंने, ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% एंड इज पेबल इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स अ वीक। मतलब अगर कोई वर्कर एक वीक में 40 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम प्रीमियम कितना मिलेगा, 50%। मतलब यदि आपको 1 घंटे का 1 रुपया मिलता था तो ओवर टाइम में आपको 1.5 रुपया मिलेगा, मतलब 50% क्या हो गया, आपका प्रीमियम हो गया। ठीक बात है, ओके। देयर आर 180 डायरेक्ट वर्कर्स, 180 वर्कर हैं भाई अपने यहाँ। आगे लिखा है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स। अच्छा, ये जो जानकारी दी है ये पूरी की पूरी वेजेस बजट के लिए दी है ना। लेबर की बातें हो रही, मतलब वेजेस बजट के लिए। वेजेस बजट कुछ नहीं भाई, हमें वेजेस का कैलकुलेशन करके दिखाना है, वही वेजेस बजट कहलाता है ना, तो कोई भारी काम नहीं है। तो क्या लिखा है अभी, द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर्स इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोडक्टिविटी रेशियो है या फिर जो एफिशिएंसी रेशियो वो है 80%। ठीक बात है। मतलब अगर आप 100 घंटे काम करते हो तो हकीकत में 80 घंटे ही काम के उसमें रहते हैं, 80 घंटे के बराबर का काम हो पाता है, ऐसा अपन कुछ बोल सकते हैं। तो काम भले ही 100 घंटे करते हो पर 80 घंटे के बराबर का आउटपुट आता है, ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं। इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। तो भाई 20% का जो है वो एडिशनली आपका और टाइम खराब हो जाएगा। तो वो ऐसा समझ लो, आप मान लो आपने सोचा कि यार दिन भर में 12 घंटे मैं पढ़ाई करने के लिए टेबल पे बैठा रहूँगा, 12 घंटे अपन बैठेंगे या 12 घंटे अपन पढ़ेंगे दिन भर में। मान लो इस 2 घंटे में आपने क्या करा, सपोज आप 2 घंटे आप पढ़ाई कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में आप पानी पीने के लिए उठे, खाना खाने के लिए उठे, चाय पीने के लिए उठे, दुनिया भर के कामों के लिए। तो 2 घंटे तो हो गया जिसमें आपने काम ही नहीं करा। अब आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना बचा, 10 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ 2 घंटे की आप नहीं कर पाए, उसमें कुछ भी नहीं कर पाए आप 2 घंटे में, बचे 10 घंटे। 10 घंटे आपने सच में काम करा, लेकिन आपका आउटपुट निकला केवल 8 आवर्स के बराबर का। ठीक बात है, तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो अपन आगे बढ़ाते हैं इसे। हालांकि आपको इस पर अभी लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये केवल कहाँ काम में आने वाला है, वेजेस बजट में। तो जब वेजेस बजट की बात होगी तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो अपन को केवल क्या करना है, जो बाकी चीज़ें वो तो करें अपन। पता चला इसी में रुक गए, बोले यार ये समझ में नहीं आ रहा और क्वेश्चन छोड़ दिया, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है
है ना। तो ये तो छोटी सी बात है जो केवल वेजेस बजट में काम में आने वाली है। आगे क्या लिखा है, देयर आर 5 डेज वीक्स इन द बजटेड पीरियड। तो 4 वीक हैं 5 दिनों के, बताओ कितने दिन हुए, 20 डेज। चेक कर लो आप, 4 वीक्स और एक वीक 5 डेज का है, मतलब हकीकत में हमारा बजटेड पीरियड कितना है, 20 डेज, 20 दिन हम काम करते हैं। क्लियर है। आगे क्या लिखा है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट सेल्स एंड प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स और प्रोडक्शन इवनली हुआ, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हो सकता है एक दिन 10,000 की सेल हुई, अगले दिन 2,000 की हुई, अगले दिन 5,000 की हुई, अगले दिन हुई नहीं। बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बराबर बराबर होता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हम मान रहे हैं कि हमेशा जो सेल प्रोडक्शन होगा वो एक जैसा चलेगा, जैसे कि हर महीने में जितना भी हम डिसाइड करेंगे वही होगा, है ना, या बराबर बराबर रहेगा, ऐसा कुछ। फिर लिखा है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड विल बी, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट, प्रोडक्ट बी का 200 यूनिट। ये कहाँ काम में आएंगे बताओ, कोई बता सकता है, प्रोडक्शन बजट में काम में आएंगे, ठीक है। और मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई ये हो गया, ठीक है। ये कहाँ काम में आएंगे, रॉ मटेरियल परचेस बजट में काम में आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे, आगे लिखा है द एंटीसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक्स फॉर बजट पीरियड आर एस बिलो। अब बात हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, तो बोले प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली नहीं बताया, बल्कि क्या करा है उन्होंने बोला कि 4 डेज सेल्स, मतलब आपको जो सेल्स दी होगी वो 20 डेज की होगी, क्योंकि अपना बजट पीरियड कितना है 20 डेज। तो बोले 4 डेज की जो सेल्स होगी उसके बराबर का हम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे ए का, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप 20 दिन में सेल करने वाले हो, कितने का, सपोज आप 10,000 यूनिट बेचने वाले हो, ठीक है। ये 20 दिन में आप, मतलब बजटेड पीरियड में आप 10,000 यूनिट सेल करने वाले हो, क्लियर है। अब बोले क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, 4 दिन के बराबर का, 4 दिन की सेल्स के बराबर का। तो अगर 20 दिन का 10,000 है तो 4 दिन का कितना हुआ, तो 10,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 4 कर देना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम हम करेंगे प्रोडक्ट बी में, ठीक है। अब आती है बात मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई की। तो इन्होंने बोला है मटेरियल एक्स 10 डेज कंजम्पशन, तो भाई 20 डेज का कंजम्पशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज 20 डेज का कंजम्पशन जो भी होगा वो मिल जाएगा, और उसमें उसको 10 डेज में कन्वर्ट कर देंगे, 20 डेज का इतना तो 10 डेज का कितना, जो भी आएगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स हो जाएगा। और यही हम काम करेंगे मटेरियल वाई में, सहमत है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ध्यान से, डेटा जो गिवन है वो फिनिश गुड का भी है और रॉ मटेरियल का भी है। क्या लिखा है भाई रिक्वायरमेंट में, कैलकुलेट दी मटेरियल परचेस बजट। क्या घुमाया है, अब बताओ, परचेस बजट पूछा है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि पहले प्रोडक्शन बजट बनाना होता है, फिर अपन रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाते हैं, तब जाके कभी परचेस बजट बनता है। तो उसने बोला केवल परचेस बजट है, लेकिन आपको तो कहानी शुरू कहाँ से करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन बजट, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, फिर आएगा रॉ मटेरियल परचेस बजट, ठीक है। और फिर बोला है वेजेस बजट आपको बनाना है, ठीक है, फॉर द डायरेक्ट वर्कर्स शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, जो भी बजट आप बनाएंगे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में बना देना, ठीक बात है। तो भाई वेजेस बजट आपसे नहीं भी बनेगा तो कम से कम आप इस पार्ट के तो नंबर ले सकते हो, है ना। तो अपन समझेंगे वेजेस बजट को, पर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कुछ डिफिकल्ट सी लाइन दिखती है तो हमें लगता है कि यार क्वेश्चन ही छोड़ दो, ये नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं करना है। बड़े क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसा जरूर होता है जो हमें अच्छे नंबर दिला सकता है ना। चलो तो आप बात करते हैं अब सॉल्यूशन की। क्वेश्चन आप अपने सामने रखना ताकि मुझे बार बार इसमें क्वेश्चन ना दिखाना पड़े, है ना। चलो तो आ जाओ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये है हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6, और अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5, है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, परचेस बजट बनाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएं भाई, प्रोडक्शन बजट, ये तो अभी तक आपको आ जाना चाहिए यार। प्रोडक्शन बजट मतलब कितनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इस बार आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इस बार बहुत सारे मंथ नहीं, एक ही मंथ है, उसी का बजट बनाना है, वो भी 20 दिन का है, बजटेड पीरियड पढ़ा था ना अपन ने, 20 दिन का है। प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं।
ठीक है। तो भाई एक तो आ जाएगा आपका सेल्स, ठीक है, 2400 ए का था और बी का है 3600, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 480। कैसे निकलेगा कोई बता सकता है? कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ एक का, ठीक है, और वो यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई आपकी सेल से 2400, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, देखो ये है क्लोजिंग स्टॉक 4 डेज की सेल्स के बराबर का, ठीक है। तो देखना अगर 2400 जो है वो कितने दिन का है, 20 डेज का है। 2400 जो सेल है वो 20 डेज की है, और 4 दिन की जो सेल्स के बराबर का है वो हमें क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 480 ही आएगा, ठीक है। ऐसा ही काम आपको प्रोडक्ट बी में कर देना है। तो हमारे पास जो भी सेल गिवन है वो 20 दिन की है। अब उन्होंने कहा कि 4 दिन की सेल्स के बराबर का हमें क्लोजिंग स्टॉक रखना है, तो इंटू 4 कर दो। ऐसे ही प्रोडक्ट बी में आप करेंगे जब, तो ये आएगा 900, ठीक है। अब इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2880 और ये हो जाएगा 4500। अब ओपनिंग स्टॉक, मजे की बात यह है कि ये डायरेक्टली गिवन है, कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। तो प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 400, प्रोडक्ट बी का गिवन है 200, ठीक है। अब जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880 में से 400 गया 2480, और ये हो जाएगा 4300, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट तो हमारा बड़ी आसानी से बन गया। हालांकि ये पूछा नहीं था, पर आपको इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट का मेजर पार्ट बनेगा, ठीक है, मेन पार्ट बनेगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन की, ठीक है। चलो, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है, कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कितने प्रोडक्ट के लिए बनाना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, 2 प्रोडक्ट के लिए। कौन कौन से 2 प्रोडक्ट, एक तो दो मटेरियल के लिए बनाना है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, है ना, 2 मटेरियल थे ना। अच्छा, ये दोनों मटेरियल प्रोडक्ट ए में भी लगते हैं, बी में भी लगते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, आप फॉर्मेटिंग में हो सकता है आपसे गलती हो, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ऐसे अपन लिखेंगे, अपन कहेंगे सुनो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक्स का कंजम्पशन कितना होगा और वाई का कंजम्पशन कितना होगा। तो मेन जो पार्ट है वो तो हमने यहाँ रख दिया, एक्स जो मटेरियल है उसका कंजम्पशन कितना होगा वो हमें निकालना है, और वाई का कंजम्पशन हमें निकालना है। क्लियर है? अब एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रोडक्ट ए के लिए एक्स कितना लगेगा, है ना। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के लिए कितना लगेगा, ठीक है। तो आप बताओ आपको ए बनाने कितने हैं, 2480 बनाने हैं। हाँ सर सही कह रहे हो आप, प्रोडक्ट ए हमें 2480 बनाना, हमने अभी निकाला था, देखो ये रहा। और बात करते हैं कि एक्स को बनाने में कितना, सॉरी ये जो मटेरियल ए है उसको बनाने में कितना एक्स लगता है, कितना केजी हमें एक्स लगता है। तो उन्होंने कहा था 5 केजी, है ना। देख लो आप एक बार यहाँ से, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो देखो ये लिखा है 5 केजी और 4 केजी। तो भाई प्रोडक्ट ए बनाना है तो 5 केजी लगेगा एक्स और 4 केजी लगेगा वाई। तो एक काम करते हैं, 2480 हमें बनाने हैं प्रोडक्ट ए, और 5 केजी लगता है एक ए को बनाने में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12400 केजी, ठीक है। ऐसे ही आप बताइए प्रोडक्ट, ये सब लाइनें सेम टू सेम हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट बी को बनाने में एक्स कितना लगेगा, प्रोडक्ट बी को बनाने में एक्स कितना लगेगा। तो बी की बनानी थी आपको कितनी, 4300 यूनिट, है ना। तो 4300 यूनिट इंटू कितना लगता है, ये 3 केजी लगता है एक बी को बनाने में, है ना, 3 केजी। तो ये आ जाएगा आपका 25300, सॉरी गलत लिख गया, ये आएगा कितना, 12900 केजी। ठीक बात है, ध्यान से, मेन है फॉर्मेट, है ना, एक्स और वाई दोनों में कितना कितना, दोनों का कितना कितना कंजम्पशन होना है ये हमें बताना है।
एक्स का कंजम्पशन बताना है और वाई का। तो हमने कहा सुनो, एक्स कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट ए को बनाने में कंज्यूम होता है और बी को बनाने में। तो ए में कितना कंज्यूम होता है वो लिख लो, बी में कितना कंज्यूम होता है वो लिख लो। और फिर हम क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे तो ईजी काम हो जाएगा। क्या बोलते हो आप? ठीक है, तो ऐसे ही हम वाई का भी लिखते हैं। वाई में 2480 आपको ए बनाना है, ए बनाने थे आपको 2480, और वाई कितना लगता है एक ई को बनाने में 4 kg। तो ये कितना आ जाएगा 9920 kg। ठीक बात है। और ऐसे ही अगर अपन बात करें प्रोडक्ट बी की, तो प्रोडक्ट बी में 4300 अपन को बनाने थे, देखो ये 4300, और उसमें वाई कितना लगता है 6 kg। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 25,800 kg। सहमत हैं आप? अब केवल क्या करना है, टोटल कर देना है। एक्स का टोटल कितना आएगा 25,300 kg, और वाई का टोटल कितना आएगा 35,720 kg। सहमत हैं आप? इसको थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, 25,320, 25,300 ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 12,400 प्लस 12,900, 25,300 ही आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके क्या, एक्स और वाई को कितना कितना कंज्यूम होना है ये हमें पता चल गया। एक्स होना है 25,300 kg कंज्यूम, और वाई होना है 35,720 kg कंज्यूम। ठीक है, अब फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे, रॉ मटेरियल परचेज बजट पर। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई परचेज बजट? अब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने मटेरियल के लिए हमें परचेज बजट बनाना है? दो मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। दो मटेरियल के लिए हमें परचेज बजट बनाना है, एक्स और वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड कितना कितना होना है, तो अभी अभी निकाला था, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होना है, एक्स होना है 25,300 kg हमें कंज्यूम करना होगा, जितना हम रिक्वायर्ड प्रोडक्शन चाहते हैं उसके लिए, है ना। और ये हमें करना पड़ेगा 35,720 kg कंज्यूम। ठीक है, तो एक्स हमें 25,300 kg कंज्यूम करना पड़ेगा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की जो क्वांटिटी हमें बनानी है उसके लिए, और ऐसी वाई हमें कंज्यूम करना पड़ेगा 35,720 kg। प्लस क्या करते थे अगर आपको याद हो तो, क्लोजिंग स्टॉक। और सर याद करने की क्या बात है उसमें, सर इतना कंज्यूम करना है तो ये तो हमें परचेस करना ही पड़ेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखना है वो भी तो परचेस ही करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या कहा था, चलो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, दिखा देता हूँ आपको। उन्होंने कहा था मटेरियल एक्स बोले 10 दिन के कंजम्पशन के बराबर का हम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। तो आप बताओ 20 दिन में कितना कंज्यूम करने वाले हैं, 25,300 kg, 25,300 kg आप करने वाले हैं 20 दिन में, तो 10 दिन में कितना करेंगे? ठीक बात है, तो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखो, इसका जस्ट आधा आएगा, है ना। तो आधा आएगा 12,650, 12,650। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं वाई के केस में ये कितना आएगा, है ना। वाई के केस में आएगा ये 10,716। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई, जो भी कंजम्पशन है वो 20 दिन का गिवन है। अब आप बताओ कि एक्स कितने दिनों के बराबर, कितने दिन के बराबर का जो है वो हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था एक्स के केस में कि 20 दिन का कंजम्पशन आपको गिवन होगा, तो 10 दिन की कंजम्पशन जो होगा उतना हम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट वाई में हो गया, वाई में 6 दिन के बराबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10,716। ओके, ये हो गया आपके क्लोजिंग स्टॉक। इनका अपन कर देते हैं टोटल, तो टोटल आएगा आपका कितना 37,950, और ये आएगा 4,436 kg। ठीक है, लेस ओपनिंग स्टॉक। मज़े की बात ये है कि ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 1,000 kg गिवन है एक्स के केस में, और वाई के केस में गिवन है 500। ठीक है, हालांकि यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, माइनस में लिख चुके हैं, पर ठीक है, अब टाइम खराब कौन करें। तो भाई रॉ मटेरियल परचेज कितना आ जाएगा, रॉ मटेरियल टू बी परचेज कितना आ जाएगा, 36,950 kg हमें एक्स खरीदना पड़ेगा,
और 45936 kg हमें क्या खरीदना पड़ेगा, वाई खरीदना पड़ेगा। सो फाइनली हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाने की, जो हम पूरी कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार खुद से करेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हम वेजेस बजट पर, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है उसकी लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, वेजेस बजट अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको क्या करना है, आपको करना है नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई करना है कैसे, वेज रेट से, है ना। ये इतना ही सिंपल होता है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा होना है। पर सिंपल शब्दों में आपको नंबर ऑफ आवर्स इंटू वेज रेट करना है, तो आपका जो टोटल जो वेजेस है वो निकल जाएगा, और वही होता है आपका वेजेस बजट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये काम अपन पहली बार करने वाले हैं। तो देखो क्या है भाई, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। सर ये क्यों लिख रहे हो आप, ये अचानक से क्यों लिखने लगे? अरे बेटा सिंपल सी बात है, आप बताओ कितने आवर्स लगेंगे, ये इस बात पर ही तो डिपेंड करता है कि आपको प्रोड्यूस कितना करना है। ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा लेबर आवर्स लगेंगे, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम लेबर आवर्स लगेंगे। तो आपने कितना प्रोडक्शन करना है वो बताओ। तो ए आपको करना है 2480, 2480 आपको ए प्रोड्यूस करना है, और बी करना है आपको 4300। ये हमने प्रोडक्शन बजट में निकाला था। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। अब आवर्स कितने कितने लगने हैं, आवर्स रिक्वायर्ड कितने कितने हैं, तो ये अपन एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको भी। देखो इन्होंने क्या कहा था, ए को बनाने में 3 घंटे लगेंगे और बी को बनाने में 5 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आवर्स से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना था 5 आवर्स, है ना। ओके, तो इंटू 5 आवर्स मल्टीप्लाई करा तो ये कितना कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। ये आ जाएगा आपका 7440 आवर्स, और ये आ जाएगा 21,500 आवर्स। ठीक है, ये आ गए आपके आवर्स। कौन से आवर्स आ गए, जो रिक्वायर्ड है। ये है स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हो आप एक तरीके से, इतने आवर्स में काम हो जाना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड, तो इतने आवर्स है स्टैंडर्ड आवर्स या टाइम अलाउड, एक ही बात होती है। अब उन्होंने क्या बोला था, अब वो लाइन अपन पढ़ते हैं जो अपन ने पहले बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी थी। वो ये लाइन है ना, अब ये सब हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसको फिर से देखना। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको देखना, ये है वेजेस बजट के लिए। उन्होंने कहा था एफिशिएंसी रेशियो जो है वो आपका कितना है, या फिर प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है वो कितना है आपका 80%। ठीक बात है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितने आवर्स आप एक्चुअली काम करते हो उसका 80% ही काम का रहता है। ठीक बात, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ कि अगर मैं यहाँ डिवाइड बाय कर दूँ 80%, थोड़ा और यहाँ कर देते हैं अपन इसको प्रॉपर, ये डिवाइड बाय 80% कर देता हूँ, और यहाँ भी डिवाइड बाय मैं क्या कर देता हूँ 80% कर देता हूँ, तब ये कितना आएगा आप बताएंगे? ये आएगा 9300 आवर्स। ठीक है, और ये आएगा 26875 आवर्स। आप जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ, यही हमारे लिए प्रोडक्टिव आवर्स हैं। हालांकि अगर वो इसे प्रोडक्शन आवर्स बोलते तो बहुत अच्छा होता, पर उन्होंने ना थोड़ा वर्ड ऑड सा यूज़ कर दिया है, प्रोडक्टिव आवर्स उन्होंने कहा है, पर हकीकत में कौन से इसको बोलते, प्रोडक्शन आवर्स बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो भाई इतने घंटे हमने प्रोडक्शन करा है, वो अलग बात है कि आउटपुट कितना निकला है 7440 आवर्स के बराबर का। तो ऐसा अपने साथ भी तो हो सकता है, जैसे अपन स्टडी करते हैं 9300 आवर्स और आउटपुट निकलता है 7440 आवर्स का। ठीक बात है, तो प्रोडक्शन के आवर्स तो 9300 ही हुए ना, पढ़ाई के आवर्स तो 9300 ही हुए ना। वो अलग बात है कि ये काम तो हम 7440 आवर्स में कर सकते थे, है ना, स्टैंडर्ड टाइम वही था, उतने समय में हो जाना चाहिए था। पर ठीक है, हमने 9300 प्रोडक्शन करा है या पढ़ाई करी है, और इतने घंटे का हमें आउटपुट मिला है। ठीक है, ओके। अब उन्होंने क्या कहा है आगे, उन्होंने कहा है इन एडिशन टू नॉन प्रोडक्टिव, इन एडिशन इसके अलावा, मतलब ये तो वेस्टेज हो ही गया, कौन सा वाला, ये जो 20-20% है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, है ना, वो तो वेस्ट हो ही गया। बोले इसके अलावा और भी वेस्टेज हुआ है,
कितना? बोले इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। जितने घंटे आपने काम किया है, जितने घंटे आपने प्रोडक्शन किया है, उसका 20% और आपका क्या है? डाउन टाइम है। ठीक बात है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस डाउन टाइम। सर आप प्लस क्यों कर रहे हो? बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, देखना आप। तो आप 9300 का 20% निकालें तो आएगा 1860 घंटे। ठीक बात है। और अब आप टोटल करेंगे तो आएगा 11160 आवर्स। ठीक है। और यही अगर अपन देखें यहाँ पर तो आएगा 5375 आवर्स और इनका टोटल आएगा 32250 आवर्स। अब समझने की कोशिश करना, इतने आवर्स का पेमेंट होगा, ध्यान से है ना। ये क्या है आपका? आवर्स टू बी पेड। इतने आवर्स का क्या होगा? पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। वो अलग बात है कि आपने इसमें से इतने घंटे तो काम ही नहीं किया। 11160 घंटे का हम आपको पेमेंट देंगे क्योंकि आप 11160 घंटे फैक्ट्री के अंदर थे। 1860 घंटे आपने काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? ये नॉर्मल आइडल टाइम होगा। जैसे कि सर आप खाना खा रहे थे, आप रेस्ट ले रहे थे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, या कोई भी और चीज़, आप थक गए थे, ये तो वो टाइम हो गया। तो 11160 घंटे में से 11160 घंटे में से 1860 घंटे तो काम ही नहीं हुआ। काम कितने घंटे हुआ? 9300 आवर्स। तो इसको नाम देना चाहिए प्रोडक्शन आवर्स, हालांकि उन्होंने कहा है प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। ठीक है। और हकीकत में ये काम कितने घंटे का था? 7440 का, है ना। तो इतने घंटे का हमें पेमेंट मिलेगा, उसमें से इतने घंटे हमने काम ही नहीं किया, इतने घंटे हमने काम किया और आउटपुट निकाला इतने घंटे का। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मन में ऐसा आता है कि इसको प्रोडक्टिव आवर्स का, ऐसा कुछ आपके मन में डाउट आ सकता है, पर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। और जहाँ तक मेरा मानना है, उन्हें इसे प्रोडक्टिव आवर्स कहने की जगह प्रोडक्शन आवर्स कहना चाहिए। कई बार ऐसी एरर्स हो जाती है। प्रोडक्शन आवर्स रहेगा तो एकदम क्लियर रहेगा कि 11160 घंटे का पेमेंट होना है, उसमें से 1860 घंटे काम नहीं हुआ है, प्रोडक्शन आवर्स हो गए 9300, और ये जो 9300 काम हुआ है ये काम होना चाहिए था 7440 आवर्स में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। ठीक बात है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 43410 आवर्स। ठीक बात है। तो टोटल इतने घंटे हमें काम करवाना पड़ेगा, इतने घंटे का हमें पेमेंट देना पड़ेगा यदि हम चाहते कि हमारे इतने यूनिट बन जाएं ए और बी के। तो ठीक बात है। अब क्या करें सर? अभी एक और बहुत शानदार बात, वो क्या है? अपन ने कुछ पढ़ा था, क्या है वो बताता हूँ आपको। देखो, उन्होंने कहा था कि हमारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे उसमें तो हम नॉर्मल रेट से पेमेंट करेंगे, और अगर यदि ओवर टाइम हुआ तो हम उसको ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करेंगे 50% का। तो चलो चेक करते हैं हमारी नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? उन्होंने कहा था 40 आवर्स अ वीक। ठीक है। तो देखना 40 आवर्स अ वीक, ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है। ये तो हो गया एक वीक का, तो 4 वीक का कितना होगा? निकल जाएगा। और ये तो एक ही वर्कर का हुआ, ऐसे हमारे यहाँ 180 वर्कर हैं, सारे काम करते होंगे, तो इन टोटल ये आ जाएगा 28,800 आवर्स। समझ गए आप बात को? ये तो हो गया आपकी नॉर्मल वर्किंग आवर्स। इतने घंटे तो आपके यहाँ काम होता ही है, लेकिन हमको चाहिए कितने घंटे का काम? मतलब जो काम हमको करवाना है उसके लिए 43,410 घंटे लगने हैं, और अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 28,800। तो इसका मतलब हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। ठीक बात है। ओके। तो ओवर टाइम आवर्स कितने होंगे? ओवर टाइम आवर्स कितने होंगे आप बताइए। 43410 आवर्स, इतने की हमें ज़रूरत है। इसमें से हम 28,800 आवर्स जो है वो रेड्यूस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 14,610 आवर्स। ये हो जाएंगे आपके ओवर टाइम आवर्स। अब जब पेमेंट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पेमेंट फॉर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए हम कितना पेमेंट करेंगे? नॉर्मल रेट से पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो जो 28,800 आवर्स हैं इसको तो हम करेंगे 25 रुपये, जो रेट दिया है 1 घंटे का, उससे पेमेंट कर देंगे, तो आ जाएगा 7,20,000।
ठीक है। और यहाँ लिखेंगे पेमेंट फॉर ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स के लिए हम कितना पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43410 माइनस 28800। तो ये अब निकाल लिया था अपन, फिर से लिखने की क्या ज़रूरत है ना इसको। कितना आया था अपना ओवर टाइम आवर्स, 414610 आवर्स है ना। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 25 में 50% जोड़ दो, 25 रुपये प्लस इसमें 50% आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5। तो इस रेट से हमें पेमेंट करना पड़ेगा 1.5 गुना से, है ना। तो ये आ जाएगा 547875, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका टोटल आएगा इसका और इसका, ये आ जाएगा आपका 12,67,875। तो यहाँ पर आपका वेजेस बजट भी फिनिश होता है। पूरे क्वेश्चन में जो सबसे टेक्निकल पॉइंट था वो था वेजेस बजट का, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन आवर को प्रोडक्टिव आवर्स लिखा है ना। हालांकि अपन प्रोडक्टिव आवर्स के एंगल से भी देखें तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दो दो टाइम खराब हुए हैं, बस उस पर आपको ध्यान देना है। दो दो टाइम कौन से, यहाँ दिखाया था मैंने आपको। एक तो इन घंटों में काम ही नहीं हुआ है, ठीक बात है। तो इतने घंटे का पेमेंट हुआ है, इन घंटों में तो काम ही नहीं हुआ, काम हुआ है इन घंटों में, ठीक बात है। इसलिए हमने क्या करा था, 9300 का ही 20% निकाला था, प्रोडक्शन आवर्स का ही हमने 20% निकाला था। और ये तो क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स है, इतने घंटे में काम होना चाहिए था, ठीक है। डन। तो यहाँ पर ये फिनिश होता है।